जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। रेलवे एग्जाम के लिए लगातार हम लोग दोस्तों अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आज दोस्तों हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी हमने सब्जेक्ट वाइज जीएस के क्वेश्चन कई करवाए हैं, जैसे आपको पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री का हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं संसद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, राज्यसभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और लोकसभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इन 3 टॉपिक से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन 25 हो सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा बताएं। इन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं भारतीय संसद में शामिल होते, तो भारतीय संसद की बात करते हैं तो आप सभी को पता हो भारतीय संसद में अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद के बारे में देखने को मिलता है। अच्छा, संसद के बारे में अगर पूछा है संसद में सदन कितने हैं, अगर दोस्तों संसद में सदन पूछा जाता है तो याद रखेंगे संसद में सदन 2 ही हैं। एक आपका दोस्तों लोकसभा हो जाएगा और दूसरा सदन आपका राज्यसभा हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों इसमें अंग पूछ ले तो याद रखेंगे संसद के अंग आपके 3 हो जाएंगे और इसमें जो है वो राष्ट्रपति आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपके 3 अंग होते हैं संसद के। अच्छा, संसद में कौन कौन शामिल होता है तो याद रखेंगे इसमें आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, उम्मीद है समझ में आया होगा। संसद का आर्टिकल कितना है, 79 है, ये भी आपको रटा होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन कह रहा वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आप सभी को याद रखना है बजट शब्द की चर्चा पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है, बल्कि इसे हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में देखते हैं। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये अनुच्छेद 112 में हमें देखने को मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में आपको पता होगा, ये दोस्तों एक धन विधेयक होता है और ये केवल दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा के पास ये 14 दिन के लिए जाता है, लेकिन राज्यसभा की इसमें कोई पावर नहीं होती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय संविधान का देश संसद की सदस्यता की योग्यता निर्धारित करता है। जो संसद सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं का निर्धारण कौन करता है बताएंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्य की योग्यता का निर्धारण करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 84 बनेगा। 84 जो है यानी कि अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता की योग्यता की निर्धारण की बात करता है। देखो, एक आपको सरल ट्रिक याद रखें, क्या नाम है, सरल। ठीक है, सा से क्या आ जाता है, सा से आपको याद रखना है संसद आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, संसद आ जाता है। राज से क्या आ जाता है, राज से दोस्तों राज्यसभा आ जाता है, क्या आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है। ठीक है, और लास्ट से क्या आ जाता है, लास्ट से आपका लोकसभा आ जाता है। ठीक है, लोकसभा याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, संसद का सदस्य कितना हो जाएगा, इसका 79 होता है। राज्यसभा का दोस्तों 80 होता है और लोकसभा का 81 होता है। याद रखें कितना होता है, लोकसभा का 81। ठीक है, 82 अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो इसमें परिसीमन आयोग हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 82 में क्या मिलता है, परिसीमन आयोग देखने को मिलता है। याद रखेंगे अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग देखने को मिलता है। क्लियर है, अगर योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता कहाँ पर, अनुच्छेद 84 में देखने को मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद की सदन आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया। देख लीजिए, ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी है, 2022 में प्रस्तुत किया। कब दोस्तों, 2022 में। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाया या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सॉरी हाँ सुप्रीम कोर्ट यानी कि नहीं, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि की बात करता है। तो ये जो शक्ति होती है वो याद रखेंगे वो कानून द्वारा संसद कर सकती है। कौन कर सकती है, कानून द्वारा संसद कर सकती है। इसकी शक्ति संसद के पास होती है, लेकिन किसके द्वारा, कानून के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पारित किया गया। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा, एनटीपीसी में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा पहला लोकपाल विधेयक, तो याद रखेंगे 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक आया था संसद में। कब दोस्तों, 1968 में पहली बार इसको लाया गया था। ठीक है, ये पारित कब हुआ तो याद रखेंगे, अगर पारित पूछा जाए तो 1969 में क्या हुआ था दोस्तों, पारित हुआ था। लेकिन उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा पेश किया गया, तो पेश 1968 में किया गया। पारित 19 कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और 8 असफल प्रयासों के बाद 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हुआ। और पारित कब हुआ, ये देखो 1969 में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा ने अटक गया। ये अटका कहाँ पर था, राज्यसभा में क्या हुआ, अटक गया था। तो इसको पारित आप नहीं मानेंगे। पूर्णतः कब पारित हुआ, 2013 में। कब दोस्तों, 2013 में पूर्णतः पारित हो गया था, याद रखें। और 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अधिनियमित हो गया था। तो अधिनियमित कब हुआ, 2014 में। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा है कि लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश हुआ, तो क्या बोले 1968 में ये पेश हुआ था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें जो निर्धारित करता है वो कौन करता है। अगर नागरिकता के बारे में हम लोग बात करते हैं, नागरिकता के बारे में, तो नागरिकता के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो साफ साफ क्या होते हैं, अगर हम इसकी भाग की बात करते हैं तो भाग 2 में इसकी चर्चा मिलती है और संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में हमें नागरिकता की मिलती है। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता है, जो कि हमने कहाँ से ली है, एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है, ये ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है, तो क्या बोलेंगे, इसका प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि जो क्या बोलेंगे, ये आपका जो नागरिकता संबंधी है, इसकी शक्ति किसके पास होती है। तो नागरिकता संबंधी जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, 4 ऑप्शन आप महान्यायवादी के पास तो होगी नहीं। जो नागरिकता संबंधी आपकी शक्ति होती है, याद रखेंगे, ये संसद के पास होती है। किसके पास होती है, संसद के पास होती है, याद रखेंगे, राइट आंसर। अनुच्छेद 11 अगर आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 11 लास्ट वाला अनुच्छेद पढ़ता होगा, तो यह तय करता है कि भारतीय नागरिकता अर्जित या त्यागने की समस्त विधियां का निर्माण कौन करेगा, संसद करेगा। ये अनुच्छेद 11 में साफ साफ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन जो स्वतः निकाय है वो किसके अंतर्गत आते हैं, यानी जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, किसके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इनकी शुरुआत 1963 में हुई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओबीसी वर्ग क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उसे स्वीकार कर लिया गया था। तो कौन सा भैया वर्ग था, आपको बताना है, जो आपका क्रीमी लेयर के, क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए बनाया गया। इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कितने दोस्तों, 3 सदस्य ये निकाय था, ठीक है, मतलब 3 सदस्यीय एक समिति थी, याद रखें। इस समिति का अगर नाम पूछा जाता है तो याद रखेंगे रामानंद समिति। कौन सी, रामानंदन समिति हो जाएगी, याद रखें, 3 सदस्यीय समिति थी, ठीक है। 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया। तो क्या 3 सदस्यीय समिति, याद रखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है, नियमित सत्र नहीं। तो भारतीय संसद में कितने 3 प्रकार के सत्र आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको बजट सत्र याद रखना। बजट सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र। बजट सत्र जो होता है ये फरवरी और मई में चलता है, फरवरी से मई तक आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका मानसून सत्र आता है। कौन सा सत्र आता है, मानसून सत्र। मानसून सत्र जो होता है ये जुलाई, कहाँ पर दोस्तों, जुलाई और अगस्त में देखने को मिलता है, जुलाई और अगस्त में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है शीतकालीन सत्र। कौन सा दोस्तों, शीतकालीन सत्र। और शीतकालीन जो सत्र होता है वो नवंबर और दिसंबर में चलता है, नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलता है, याद रखें, दिसंबर में देखने को मिलता है। तो ग्रीष्मकालीन कोई सत्र नहीं होता, जो ग्रीष्मकालीन है ये कोई भी सत्र नहीं होता। आप सभी को पता है, अगर दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो होती हैं, एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो बैठक होती है वो सदन की बैठक होना कंपलसरी है, संसद की बैठक होना कंपलसरी 2 बार, क्योंकि इन 2 कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक कितना अंतर होना चाहिए, 2 बैठकों के बीच में अधिक से अधिक 6 माह का अंतर होना चाहिए, अधिक से अधिक 6 माह का अंतर होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, कम एक में साल में 2 बार तो जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारत की समेकित निधि से जिसे संचित निधि बोला जाता है वह निधि है जिसमें, अच्छा संचित निधि के बारे में क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है याद रखेंगे अनुच्छेद 266 में इसकी हमें चर्चा देखने को मिलती है। जो संचित निधि है उसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 266 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 266 में ही कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जो है वो संचित निधि में ही जमा किए जाएँ। भारत सरकार या उसके जो मतलब जो ऋण आता है कोई भी आता है वो प्राप्त जो धन होता है वो किस में जमा किया जाएगा, संचित निधि में ही जमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, साहित्य राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान और कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों की राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और शेष निर्वाचित होते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति क्या होते, राष्ट्रपति जो होते हैं पहले क्या था दोस्तों, जो लोकसभा थी लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते थे और राज्यसभा में कितने, राज्यसभा में कितने दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। लेकिन लोकसभा वाला जो सदस्य मनोनीत करने वाला है इसको निष्क्रिय कर दिया गया है, इसलिए निष्क्रिय कर दिया गया और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ कितने 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा राज्यसभा में कितने 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति। अच्छा राज्यसभा की कुल संख्या अगर पूछी जाए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा एक मिनट कौन दोस्तों, राज्यसभा है, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, तो 250 राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या हो जाएगी। ये भी आपको रटा होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, देखिए राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है बताना है। प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य या सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रतिवर्ष आधे तो नहीं होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। देखो प्रतिवर्ष क्या होता है, प्रति दूसरे वर्ष का दोस्तों याद रखें, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखो राज्यसभा के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, आर्टिकल तो आपको राज्यसभा का पता है कितना होता है, 80 में आर्टिकल होता है। एक कैसा सदन है दोस्तों, स्थायी सदन है। स्थायी मतलब क्या होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता, इसका क्या होता है, कभी भी दोस्तों विघटन नहीं होता। इसका
कार्यकाल अगर पूछा जाता है इसका कार्यकाल कितना है, अगर आपसे मैं कार्यकाल इसका पूछ दूँ तो याद रखेंगे इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्या दोस्तों? सदस्यों का कार्यकाल होता है। कब दोस्तों? सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल से मतलब ये होता है कि इसके सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य निर्वाचित सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उस प्रकार इसका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? राज्यों की परिषद बोलते हैं, राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे राइट आंसर कितना हो? 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को ये गठित की गई थी, याद रखेंगे, 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में इससे कौन सा कथन सही है, ये बताना कौन सा कथन सही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता, पहला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, ठीक है। यह अगला कह रहा है राज्यसभा निम्न सदन है, ये याद रखेंगे जो राज्यसभा दोस्तों है ये निम्न सदन नहीं है, कैसा सदन है? उच्च सदन है। क्या दोस्तों? उच्च सदन है, ये उच्च सदन है और स्थायी सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है, याद रखेंगे। या लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं। आपने कभी राज्यसभा का चुनाव देखा है? नहीं, क्योंकि वो जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? विधानसभा के लोग इसको चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मैंने क्या बताया? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि इससे जो सदस्य होते हैं सदस्य उनका कार्यकाल कितना, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखें। तो पहला क्वेश्चन सही है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थायी सदन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा लौटा सकती है। तो लोकसभा में कितने दिनों के भीतर लौटाना पड़ेगा, याद रखेंगे, मात्र 14 दिनों के भीतर लौटाना पड़ेगा लोकसभा। अच्छा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक अगर होता है तो वो क्या होता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति जो होता है उसकी पूर्व अनुमति से, क्या दोस्तों? उसकी पूर्व अनुमति जो होती है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है वो लोकसभा में यानी कि कह सकते हैं संसद में पेश किया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी प्रक्रिया धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है, जो धन विधेयक की प्रक्रिया, हालांकि धन विधेयक की चर्चा अगर पूछी है तो वो अनुच्छेद 110 में, लेकिन धन विधेयक की प्रक्रिया बहुत पूछी जाती है। 109 में इसकी प्रक्रिया है, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, जो आपके पहले लोकसभा में जाएगी, फिर राज्यसभा में जाएगी। 14 दिन राज्यसभा अपने पास रखेगी, कोई कटौती नहीं कर सकती, बाद में ये आपका लोकसभा के पास फिर से आ जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान नहीं कर सकता। देखो, अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है और प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा में तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा, लोकसभा में होता है, इसलिए क्या होता है, अगर क्या है प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा का सदस्य तो वो मतदान नहीं कर सकता। क्यों? क्या भैया राज्यसभा में होते हुए प्रधानमंत्री बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो गए और कई जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो इसी तरीके से बने हैं, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जो अखिल भारतीय संस्थाएं बनती हैं उनके लिए कौन जो होता है वो क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद अगर 312 में आप देखेंगे, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई, अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद कहा गया 2/3 बहुमत से जो राज्यसभा है, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की जो है अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो अपने आप बना सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले हिस्से में यानी राज्यसभा जो अखिल भारतीय सेवाओं के बनाने में राज्यसभा ताकतवर है, जहाँ पर धन विधेयक में लोकसभा ताकतवर है, वहीं पर अखिल भारतीय सेवाओं में भैया राज्यसभा ताकतवर है। क्लियर है? तो याद 2/3 बहुमत से राज्यसभा इसको पेश कर सकती है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, जिसे कोरम बोला जाता है, कितनी होनी चाहिए? तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? तो कोरम आपको पता होना चाहिए, कोरम कितना होता है? 1/10 होता है, ठीक है। कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, ठीक है, 1/10 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या भारत में वित्तीय मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है? भारत के वित्तीय मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट देश में, तो केंद्रीय बजट कहाँ पेश किया जाता है बताएंगे? केंद्रीय बजट कहाँ पेश किया जाए? बिल्कुल सही, सिर्फ लोकसभा। केंद्रीय बजट जो होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 12 की बात करते हैं, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो याद रखेंगे भारत का पहला बजट 1947 में षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। किसने? षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था, याद रखें, षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था 1947 में भारत का पहला बजट, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं? बताएंगे लोकसभा में 1 से अधिक सीटें किसकी हैं? अगर मैं सिक्किम की बात करता हूँ, इसकी भी एक है, लेकिन ऐसा राज्य मेघालय है जिसकी लोकसभा में कितनी 2 सीटें हैं। उसने क्या पूछा? 1 से अधिक, तो यानी लोकसभा की 2 सीटें किसकी हैं? मेघालय की। सर्वाधिक सीटें अगर लोकसभा में पूछूँ किसकी हैं? सर्वाधिक, तो क्या बोलेंगे? जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसी की सीटें ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी हैं? यूपी की 80 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। यूपी की सर्वाधिक कितनी जाएंगी? 80 सीटें लोकसभा की हैं, याद रखें, कितनी सीटें? 80 सीटें। दूसरे नंबर पर कौन आता है? ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि दूसरे नंबर पर
पर कौन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर वर्तमान में किस राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो वर्तमान में किसकी सबसे ज़्यादा है? बिल्कुल सबसे ज़्यादा ये कितनी है? यूपी की। यूपी की कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अगर राजस्थान से आपसे पूछिए तो क्या बोलेंगे? राजस्थान की 25 हो जाएगी। महाराष्ट्र की पूछा जाता तो याद रखेंगे 48, महाराष्ट्र की कितनी है? 48 है। गुजरात की पूछा है तो 26 है, गुजरात की कितनी है? 26 है, याद रखें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे ज़्यादा यूपी की है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष स्पेशल चुनाव नहीं होता। आप जो संसद जो होती है, संसद, ठीक है, संसद में कौन सांसद चुन के आते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में सांसद बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। इन्हीं सांसदों में से क्या होता है, जो आपके चुन के आते हैं, उन्हीं में से एक को क्या किया जाता है? उन्हीं में से एक को लोकसभा के सभी सदस्यों के, जो लोकसभा के सभी सदस्य हैं वो क्या करते हैं? इसको चुन लेते हैं। लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो इसको चुन लेते हैं, याद रखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और याद रखेंगे अनुच्छेद 18 के सब क्लास 4 में ये बात कही गई है कि जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, याद रखें। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष। कौन? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का कौन करेगा? जो राज्यसभा है उसका उपसभापति करेगा। उपसभापति करेगा, याद रखें, कौन? राज्यसभा का उपसभापति के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, मंत्रिपद से सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? रटा हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मंत्रिपद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो होती है वो दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर पूछ लिया व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति क्या होती है? याद रखें, उत्तरदायी होती है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे 25। अगर आपने बेहतरीन से समझे होंगे तो पता भी नहीं चला होगा और आपने 25 क्वेश्चन आसानी से कर भी दिए होंगे, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मैंने आपको संसद, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं। पॉलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन करवाता रहूँगा जिससे आपके जो पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से हम उनको भी कवर कर लेंगे। बस आपकी साथ चाहिए, ठीक है। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।